औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, लेकिन इसको याद करना एक ट्रिकी अमल है। अगर आप इस टॉपिक यूरिया साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन को याद करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक कभी भी ना भूले, तो इसके लिए तरीका ये है कि आपने कुछ बातें जो है ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो सुन लेनी है इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को लाइन वाइज आपको समझाऊं। लिहाजा इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ बातें इसके मुतल्लक आपके सामने करूंगा ताकि आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपके सामने बोल दूं। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शन चलता ही रहता है। अब जैसा कि मैं अब इस वक्त इधर बैठ के लेक्चर दे रहा हूं और आप इस लेक्चर को YouTube के ऊपर देख रहे होंगे जब ये अपलोड हो चुका होगा, तो आप थोड़ा सा गौर कर लें कि अभी आप हालांकि बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं और मैं अभी इस वक्त आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो अभी भी हमारी बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। उन्हीं रिएक्शंस में से एक रिएक्शन आज हमने पढ़ना है और इसी रिएक्शन का नाम है यूरिया साइकिल। स्टूडेंट, इस यूरिया साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ हम खाते हैं ना उसकी ब्रेकडाउन होती है। मिसाल के तौर पर इधर हम यूरिया साइकिल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम प्रोटीन की मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम प्रोटीन या प्रोटीन से बनी कोई चीज खाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एग, अंडा, अगर हम उस अंडे को खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी। ठीक है, अब उस ब्रेकडाउन के नतीजे के अंदर कुछ फायदेमंद चीजें जो कि हमारी बॉडी को जरूरत है वो हमारी बॉडी को मिल जाएंगी और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल के तौर पर पैदा होंगी, जो कि हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अगर वो चीजें हमारी बॉडी से बाहर ना निकलें तो वो हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी या किसी ना किसी किस्म का कोई नुकसान हमारी बॉडी को पहुंचा सकती हैं। तो असल में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रोटीन की मिसाल लें तो आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के साथ मिलकर बनी होती हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि जब हम कोई प्रोटीन से बनी हुई चीज खाएंगे ना तो उसकी ब्रेक डाउन होगी और ब्रेक डाउन के नतीजे में क्या होगा कि वो जो प्रोटीन है ना उससे अमाइनो एसिड बनेंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई, अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए वो ब्रेक डाउन होने के बाद। अब स्टूडेंट, वो जो अमाइनो एसिड्स है ना वो मजीद उनकी जब ब्रेक डाउन होगी ना तो उनके अंदर से अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये बात जो मैं एक तरतीब से आपको बता रहा हूं इसको सुनते जाना है गौर से। तो अब क्या होगा कि जब अमाइनो एसिड की मजीद ब्रेकडाउन होगी ना तो इसके अंदर से डी अमाइनेशन के प्रोसेस के जरिए अमोनिया जो है ना अमाइनो ग्रुप से, वो जो अमाइनो ग्रुप आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है NH3। अब वो जो जब डी अमाइनेशन के प्रोसेस के जरिए
अलहदा होगा ना, तो वो अमोनिया बन जाएगा। अब स्टूडेंट वो जो अमोनिया है ना, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है, ठीक है। अब जरूरत है कि वो जो हार्मफुल मालिक्यूल बना है ना अमोनिया, उसको हम अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करें। स्टूडेंट इस टॉपिक के अंदर कई जगह पर नाइट्रोजन वर्ड का भी यूज होगा कि हम नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से। कई जगह अमोनिया का वर्ड यूज होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अमोनिया आपको पता है NH3 होता है और उसके अंदर ही नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन बॉडी से बाहर निकालना हो या अमोनिया बॉडी से बाहर निकालना हो, जो भी बात हो, उसका कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और अमोनिया भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, उसको खारिज करना, बाहर निकालना जरूरी है। तो यूरिया साइकिल स्टूडेंट बेसिकली इसी प्रोसेस के लिए है कि जो हार्मफुल अमोनिया पैदा हुआ है ना अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन से, उसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है। और जो प्रोसेस इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालता है ना, उस प्रोसेस का नाम है यूरिया साइकिल, ठीक है। अब स्टूडेंट जो अमोनिया है ना, वो अपनी उसी फॉर्म के अंदर, उसी हालत के अंदर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, बल्कि पहले अमोनिया जो है उसको यूरिया बनना जरूरी है। मतलब अमोनिया का यूरिया के अंदर कन्वर्जन जरूरी है, इसलिए कि उसने हमारी बॉडी से बाहर निकलना है। तो ये बात याद रखनी है कि अमोनिया सीधा सीधा हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि वो पहले यूरिया के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो यूरिया जो है वो हमारी यूरिन के अंदर से बाहर निकल जाएगा। मतलब हमारे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर से यूरिया निकलेगा। समझ चल गई? अब स्टूडेंट ये जो यूरिया साइकिल प्रोसेस है ना, जिसके जरिए अमोनिया से यूरिया बनेगा, इसके अंदर कई स्टेप्स हैं, ठीक है। वो सारे स्टेप मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात याद रखनी है कि ये जो यूरिया साइकिल है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर के अंदर, लीवर जो है उसके सेल की आप मिसाल ले लें, सेल कह लें कि लीवर के जो सेल है ना, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस जो यूरिया साइकिल है ये होता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है ना, उसके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर ये यूरिया साइकिल जो है ये प्रोसेस चलता है। उसके अलावा हमारे लीवर के जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर प्रोसेस ये होता है। मतलब आधा प्रोसेस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली के अंदर होता है और आधा जो है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट बेसिकली यूरिया साइकिल जो है ये 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब उन 5 स्टेप के अंदर से जो पहले 2 स्टेप है ना, वो लीवर के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली है ना, उसके अंदर 2 स्टेप पहले होंगे यूरिया साइकिल के, और नेक्स्ट जो 3 स्टेप रह गए हैं ना, वो उस सेल की जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके अंदर नेक्स्ट 3 जो स्टेप्स हैं वो होंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये सारा का सारा यूरिया साइकिल बता दूंगा कि इसका क्या तरीका है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, 5 जो हमने बताया आपको, वो किस तरीके से होते हैं। पहले स्टेप के अंदर क्या चीज बनती है, दूसरे के अंदर क्या बनती है, तीसरे के अंदर क्या बनती है, चौथे के अंदर क्या बनती है, और 5वें के अंदर क्या चीज बनती है। लेकिन उसको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपके सामने मेन रख देता हूं कि ये जो 5 स्टेप्स है ना, इनके अंदर क्या होगा। तो स्टूडेंट ये देखें कि जो पहला स्टेप है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जो अमोनिया है ना, जिसके बारे में हमने बात की कि अमोनिया कहां से बनता है, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से। उसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है ना, उसकी डी अमाइनेशन हो जाती है। मतलब अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन जब होती है तो उसके अंदर से अमाइनो ग्रुप अलहदा होके अमोनिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ठीक है। अब वो जो अमोनिया है ना, पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, यूरिया साइकिल के पहले स्टेप के अंदर वो जो अमोनिया है ना जो बना है, वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और कार्ब अमोइल फॉस्फेट बना देगा। क्या बना देगा?
कार्ब अमाइल फास्फेट। अब स्टूडेंट पहले स्टेप के अंदर तो कार्ब अमाइल फास्फेट बन गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा? तो स्टूडेंट दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर ये जो कार्ब अमाइल फास्फेट बना है ना, ये ऑर्निथीन के साथ मिलेगा। ठीक है, कार्ब अमाइल फास्फेट जो है वो ऑर्निथीन के साथ मिलेगा और सिट्रुलीन बनाएगा। ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो सिट्रुलीन बना है ना, उसने एक और मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एस्पार्टेट। ये एक अमाइनो एसिड भी है। ठीक है, एस्पार्टेट के साथ जब सिट्रुलीन मिलेगा ना, तो एक और नया मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है आर्जिनिनोससिनेट। ठीक ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो आर्जिनिनोससिनेट है ना, अब इधर देखना है, ये पहले स्टेप के अंदर हमने देखा कि कोई ना कोई चीज बन रही है। कार्ब अमाइल फास्फेट बना कैसे? जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मिलाप से कार्ब अमाइल फास्फेट बना। अब कार्ब अमाइल फास्फेट जब दूसरे स्टेप के अंदर ऑर्निथीन से मिलेगा तो सिट्रुलीन बनाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर सिट्रुलीन जो है वो एस्पार्टेट के साथ मिलेगा और आर्जिनिनोससिनेट बनाएगा। स्टूडेंट पहले 3 स्टेप के अंदर कोई ना कोई चीज बन रही है, लेकिन जो चौथा स्टेप है ना, उसके अंदर जो आर्जिनिनोससिनेट बना है ना, तीसरे स्टेप के अंदर जो आर्जिनिनोससिनेट बना है उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। मतलब कि पहले कोई ना कोई चीज बन रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि पहले अगर बन रही थी तो अब टूट के कोई और 2 चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा मॉलिक्यूल। जैसे आर्जिनिनोससिनेट की बात हम कर रहे हैं, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर डिवाइड हो जाएगा स्टेप 4 के अंदर। और क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल बनेगा आर्जिनिन और दूसरा है फ्यूमारेट। ठीक है, आर्जिनिनोससिनेट जो है वो आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आर्जिनिन है ना स्टूडेंट, ये नेक्स्ट इसी यूरिया साइकिल के अंदर ये फर्दर मतलब प्रोसेस करेगा और अगले स्टेप के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो फ्यूमारेट है ना स्टूडेंट, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, उस प्रोसेस के अंदर जाएगा और उधर जाके अपना एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो आर्जिनिन बना है, हमने आपको क्या कहा कि ये आर्जिनिन फर्दर इसी यूरिया साइकिल के अंदर अगले स्टेप के अंदर जाएगा और उधर अपना रोल अदा करेगा। तो ये क्या करेगा? ये भी 2 और मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हुआ था कि आर्जिनिनोससिनेट आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर डिवाइड हुए थे। अब आर्जिनिन जो है वो यूरिया और ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट होंगे, डिवाइड होके। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखें हम क्या कर रहे थे यूरिया साइकिल के अंदर, यूरिया की प्रोडक्शन, ताकि यूरिया जो है वो अमोनिया के मुकाबले कम टॉक्सिक होता है और ये इजीली जो है बॉडी से बाहर यूरिन की मदद से यूरिन के रास्ते बाहर रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो साथ में ऑर्निथीन भी बना है स्टूडेंट, उसका क्या फायदा होगा आपको? स्टूडेंट उसका फायदा ये होगा कि इस यूरिया साइकिल का जो प्रोसेस है ना, ये दोबारा कंटिन्यू होगा। ये ऑर्निथीन दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और मतलब कि फर्दर प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ तरीके थे कि किस तरीके से ये यूरिया साइकिल जो है प्रोसेस मतलब अमल में आता है। तो अब उम्मीद है कि इस स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं इसकी समझ आपको चल गई होगी। असल में स्टूडेंट आज मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हुई है और गले में थोड़ी जो है ना तेजाबियत सी पैदा हो रही है, बार बार खट्टे डकार आ रहे हैं जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो आपने कंसेप्ट लेना है, आपने कोशिश करनी है कि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं उसको गौर से सुने और आपको ये चीजें याद हो जाएं। तो स्टूडेंट अब इन सभी बातों को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ चले कि ये जो आर्टिकल मैंने यूरिया साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन लिखा है इसके अंदर क्या क्या बातें हैं और जो बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं क्या उनके साथ ये लिखी हुई बातें मैच कर रही हैं या नहीं। तो चलें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट इधर लिखा है दी यूरिया साइकिल आल्सो कॉल्ड ऑर्निथीन साइकिल, इसका दूसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल है। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है इन दी बॉडी दैट रिमूव्स एक्सेस नाइट्रोजन, जो कि एक्सेस नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए है। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन की बात हो या अमोनिया की बात हो, बात सेम है। नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स सिंस नाइट्रोजन इज टॉक्सिक इन हाई अमाउंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो हाई अमाउंट्स के अंदर टॉक्सिक होता है। द बॉडी कन्वर्ट्स इट इनटू यूरिया विच इज लेस हार्मफुल and is excreted in urine. This cycle is essential for maintaining the body's nitrogen balance and preventing the accumulation of ammonia which is toxic to cells. अब location of urea cycle की बात कर लेते हैं। The urea cycle occurs in the liver, specifically in two places within the liver cells. लिवर सेल के अंदर ये दो जगह, दो प्लेसेस पर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। पहले नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले दो स्टेप, बाकी जो स्टेप्स रिमेनिंग है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। द लिवर इज द ओनली ऑर्गन वेयर द यूरिया साइकिल इज फुल्ली एक्टिव एंड एज इट कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड एंजाइम्स फॉर दिस प्रोसेस। अब स्टूडेंट जितने भी एंजाइम्स जरूरी है ना यूरिया साइकिल के प्रोसेस को चलाने के लिए, वो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो लिवर के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा ये यूरिया साइकिल लिवर के अंदर टोटली एक्टिव होता है, फुल्ली तौर पर, मतलब मुकम्मल एक्टिव जहां होता है ना वो लिवर सेल है, ठीक है। अब स्टूडेंट सिग्निफिकेंस अगर पढ़ें कि यूरिया साइकिल जो है इसके सिग्निफिकेंस क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया, मैंने आपको बताया कि अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है मेंटेनिंग नाइट्रोजन बैलेंस, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको बैलेंस रखता है, ज्यादा नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एनर्जी प्रोडक्शन, ये इनडायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प आउट करता है, मतलब कि क्रेब्स साइकिल के अंदर, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको स्टेप्स बताए यूरिया साइकिल के, ठीक है, अब उनको भी पढ़ लेते हैं वन बाय वन। द यूरिया साइकिल कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टेप्स। These steps occur partially in the mitochondria and partially in the cytoplasm of liver cells, ठीक है। पहला स्टेप स्टूडेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइल फॉस्फेट। सबसे पहले स्टेप के अंदर कार्ब अमाइल फॉस्फेट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा स्टेप। अमोनिया विच इज टॉक्सिक कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्ब अमाइल फॉस्फेट, मैंने आपको बताया सब कुछ। The enzyme that is involved in this process is carb amyl phosphate synthetase 1। स्टूडेंट ये नई बात है, नई तो नहीं मतलब कि एंजाइम से जाहिर सी बात है हर रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स ही होती हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये स्पीड अप करती हैं रिएक्शंस को, ठीक है। अब एंजाइम जो है दैट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है CPS1 कार्ब अमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ठीक है। और स्टूडेंट इस स्टेप के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो इस्तेमाल भी होते हैं, ये बातें याद रखनी है कि पहला स्टेप जिसके अंदर कार्ब अमाइल फॉस्फेट बनना है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या होना है कि एक एंजाइम इन्वॉल्व होना है कार्ब अमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, उसके अलावा 2 ATP मॉलिक्यूल भी इधर चाहिए होंगे, ठीक है। इन दोनों के मिलाप से ये स्टेप चलेगा। अब दिस आगे पढ़ें, दिस स्टेप इज रेगुलेटेड बाय मॉलिक्यूल कॉल्ड NAC ग्लूटामेट, जिसको नैग के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट ये जो नैग है ना NAC ग्लूटामेट, ये एक मॉलिक्यूल है और यही मॉलिक्यूल जो है वो इस एंजाइम को मतलब कि एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, जो कि एंजाइम जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के बनने के अंदर जरूरी है, ठीक है। ये बातें आपको समझ चल गई। आगे है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन की फॉर्मेशन दूसरे स्टेप के अंदर होनी है, तो वो किस तरीके से होनी है कि कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करेगा और सिट्रुलिन बना देगा,
और इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्ब अमाइलेज, OTC, ऑर्निथीन ट्रांस कार्ब अमाइलेज। ठीक है। Citrulline is then transported out of the mitochondria into the cytoplasm for the next step। ठीक है। अब सिट्रुलिन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाएगा। जब वो सिट्रुलिन बन जाएगा ना, कार्बोमाइल फास्फेट जब ऑर्निथीन से रिएक्ट करेगा तो सिट्रुलिन बन जाएगा। अब ये जो सिट्रुलिन है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर आके नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू कर देगा। अब थर्ड जो स्टेप है ना उसके अंदर क्या होगा, आर्जिनिनो ससिनेट बनेगा और ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। सिट्रुलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट। अब ये जो सिट्रुलिन है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया से बन के साइटोप्लाज्म के अंदर आया है, ये एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा और आर्जिनिनो ससिनेट बनाएगा। ठीक है। और इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है आर्जिनिनो ससिनेट सिंथेटेज। इसका पूरा नाम है आर्जिनिनो ससिनेट सिंथेटेज। और इसके अंदर भी स्टूडेंट एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, ये बात याद रखनी है। पहले स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और तीसरे स्टेप के अंदर 1 मॉलिक्यूल एटीपी का होगा। दूसरे स्टेप के अंदर कोई मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं होगा एटीपी का, लिहाजा इस बात को याद रखना है। क्योंकि आगे स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल के बाद एक स्टेप वो भी हमने पढ़ना जिसके अंदर ये हमने देखना है कि कितनी एनर्जी इसके अंदर यूज हुई। तो इधर से ही आपने याद रखना है कि कहां कहां कितनी कितनी एनर्जी यूज हुई। पहले स्टेप के अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए, तीसरे स्टेप के अंदर 1 और दूसरे स्टेप के अंदर कोई एटीपी मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 है स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन एंड फ्यूमारेट। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले 3 स्टेप के अंदर कोई ना कोई चीज बन रही है, लेकिन स्टेप 4 और 5 के अंदर जो बनी हुई चीज है वो टूट रही है। ठीक है। आर्जिनिनो ससिनेट तीसरे स्टेप के अंदर बना था। अब चौथे स्टेप के अंदर ये जो आर्जिनिनो ससिनेट है ये किस किस के अंदर डिवाइड करेगा, आर्जिनिन के अंदर और फ्यूमारेट के अंदर। जो आर्जिनिन है वो तो नेक्स्ट स्टेप यूरिया साइकिल का कंटिन्यू करेगा, लेकिन फ्यूमारेट जो है वो TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या जिसको क्रैब साइकिल कहा जाता है उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट करेगा। ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ना उसका नाम है आर्जिनिनो ससिनेट लाइएज। अब इधर स्टूडेंट लाइएज वर्ड यूज हो गया है और जहां लाइएज वर्ड यूज हो ना तो उधर याद रखना है कि ये वो वाला एंजाइम होता है जो कि पहले से मौजूद मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। जैसे कि आर्जिनिनो ससिनेट ब्रेक हुआ है ना आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर, तो आर्जिनिनो ससिनेट लाइएज जो है उसी ने हेल्प आउट किया और आर्जिनिनो ससिनेट आर्जिनिन और फ्यूमारेट के अंदर डिवाइड कर गए। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड रीजनरेशन ऑफ ऑर्निथीन, और ये भी प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्जिनिन इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड वो मतलब कि प्रोसेस होता है जिसके अंदर पानी की मौजूदगी के अंदर कोई मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करे। ठीक है। और आर्जिनिन जो है वो पानी की मौजूदगी के अंदर हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा और 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, एक यूरिया और दूसरा ऑर्निथीन। अब यूरिया जो है वो तो रिलीज हो जाएगा बाहर बॉडी से और ऑर्निथीन जो है वो दोबारा इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और इस साइकिल को रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है। इधर तक ये स्टेप्स थे। अब स्टूडेंट आगे बात आ गई है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूरिया साइकिल। मैंने जैसा कि पीछे बताया आपको कि नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ना कि इसके अंदर कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो ये सारा का सारा आप खुद ही पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। मैंने आपको बता दिया था कि पिछले जो स्टेप्स हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप के अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं यूज होता, तीसरे स्टेप के अंदर 1 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है, चौथे और पांचवें के अंदर भी कोई मॉलिक्यूल यूज नहीं होता। इस तरह करते करते यूरिया साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और उन्हीं के बारे में एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूरिया साइकिल के अंदर ये डिटेल दी गई है। इसको गौर से आपने पढ़ लेना है। अगर कोई समझ ना चले तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझसे पूछ लेना है। अब स्टूडेंट रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये जो रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल है ना, इसको भी पढ़ने से पहले मेरी कुछ बातें आपने सुन लेनी है। जिस तरीके से इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। स्टूडेंट अब जैसा कि आपको पता है कि यूरिया साइकिल क्या होता है,
ये किस तरीके का रिएक्शन है और इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या फायदा है, क्या रोल है। तो स्टूडेंट कभी कभार ये होता है कि यूरिया साइकिल, ये जो रिएक्शन है ना, इसकी जरूरत होती है कि ये तेज अमल करे। हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा अमोनिया या नाइट्रोजन बन चुका होता है कि इसकी जरूरत होती है कि ये तेज अमल करे, यूरिया साइकिल वाला रिएक्शन तेज हो जाए। और कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी तेजी से यूरिया साइकिल कंटिन्यू होने की जरूरत नहीं होती, तो वक्त के हिसाब से साइकिल को या इस रिएक्शन को ज्यादा या कम कर देना, या इसकी स्पीड को ज्यादा कर देना या कम कर देना, इसी को हम रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब यूरिया साइकिल की रेगुलेशन के दो तरीके हैं। पहला है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, थोड़े अरसे के लिए रेगुलेशन जो है यूरिया साइकिल की, और दूसरी है लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर ये होगा कि इसके अंदर एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो मॉलिक्यूल है ना, वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ना, ये अपनी इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या करेगा, ये CPS1 को टर्न ऑन कर देगा। ठीक है। क्या कर देगा, CPS1 को टर्न ऑन। और इसकी मदद से क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूटामेट क्या करेगा कि जब टर्न ऑन कर देगा ना CPS1 को, जिसको कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 भी कहा जाता है, तो वो जो CPS1 है आपको पता है कि पहले स्टेप के अंदर अपना रोल अदा करता है और रिएक्शन को तेज कर देता है। तो इसी तरीके से ये होगा कि जब इसको एक्टिवेट कर देगा नैग एन एसिटाइल ग्लूटामेट, तो ये तेज हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो तेजी से अमल करेगा, लेकिन ये थोड़े शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होगी। ठीक है। तो इसी के बारे में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर कोई समझ ना चले तो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। मैंने बहुत आसान तरीके से इसको लिखा है, लिहाजा आपको खुद भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की अगर बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब कभी हम अपनी खुराक के अंदर प्रोटीनेशियस फूड लेना शुरू कर देते हैं, या अपने खुराक के अंदर प्रोटीन की मकदार को ज्यादा कर देते हैं ना, जैसे एग्स हो गए, मीट हो गया, जब हम एग और मीट जो है उसकी मकदार को ज्यादा कर देते हैं अपनी बॉडी के अपनी खुराक के अंदर, तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन या अमोनिया की मकदार तेजी से बनना शुरू हो जाती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे, तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा अमाउंट है तो नाइट्रोजन ये जो यूरिया साइकिल है इसकी भी स्पीड तेज होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर हम अपनी प्रोटीन की मकदार ज्यादा कर देते हैं ना खुराक के अंदर, तो फिर जरूरत होती है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की। ठीक है। तो अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हैपेंस व्हेन द बॉडी नीड्स टू एडजस्ट द यूरिया साइकिल फॉर लॉन्गर पीरियड्स लाइक ड्यूरिंग डाइट चेंजेस और व्हेन स्टार्विंग। जब स्टार्विंग होती है ना, भूख की कमी हो जाती है, ये कहत पड़ जाता है, तब भी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वाला प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। व्हेन यू ईट ए हाई प्रोटीन डाइट, your body needs to get rid of more nitrogen, so the body makes more urea cycle enzymes. This happens, the cycle works more efficiently to process all the extra nitrogen. When you are fasting or starving, जब हम रोजा रखते हैं या भूख काटते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, द बॉडी आल्सो ब्रेक्स डाउन प्रोटीन टू यूज एनर्जी। तो हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी लेती है। Again, this creates nitrogen, so the urea cycle is activated more to handle this extra nitrogen. ठीक है। अब जब हम रोजा रखते हैं या भूख काटते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, उसकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। जब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है, और जो नाइट्रोजन बनता है या अमोनिया बनता है उसकी जो है वो रिमूवल या एलिमिनेशन या रिलीज फ्रॉम द बॉडी जो है उसकी जरूरत बढ़ जाती है, तो यूरिया साइकिल तेज हो जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट तीसरा स्टेप है रेगुलेशन के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म, स्टॉपिंग द साइकिल व्हेन नीडेड।
अब स्टूडेंट रेगुलेशन के अंदर ये तो हमने पढ़ लिया कि जब ज़रूरत होती है इस प्रोसेस के चलने की, तो ये रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करवा देता है यूरिया साइकिल को। अब स्टूडेंट जब यूरिया साइकिल के चलने की ज़रूरत ना हो तब क्या होगा, तब फीडबैक मैकेनिज्म होगा। और फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, कुछ जो यूरिया साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है ना, उसको स्टॉप हो जाना चाहिए अब, ठीक है। तो उसको स्टॉप करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म वाला अमल होता है। The body does not want to make urea all the time, so there are feedback mechanisms to stop or slow down the urea cycle when it's not needed. When there's enough urea in the body, it can slow down the cycle. ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर यूरिया की मकदार ज्यादा हो जाती है ना, तो ये जो यूरिया साइकिल है वो स्लो डाउन हो जाता है। आपको पीछे से ही मैं बताता आ रहा हूं कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है, अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड के अंदर डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है उसके अंदर नाइट्रोजन की मकदार भी होती है, और ये जो अमोनिया है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये हार्मफुल होता है, इसलिए सबसे पहले अमोनिया को रिलीज करने की जरूरत होती है। तो अमोनिया को रिलीज करने के लिए जरूरी है कि इसका यूरिया साइकिल के अंदर कन्वर्जन हो जाए। जब ये अमोनिया यूरिया साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यूरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से यूरिन की मदद से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट जब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अमोनिया हो ना, वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो चुका हो, जब मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया था, एक मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी के अंदर 1 किलो अमोनिया है, वैसे इतना ज्यादा हो तो बहुत खतरा हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, ठीक है, लिवर फेलियर हो जाए। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर फर्ज कर लें हमारी बॉडी के अंदर 1 किलो अमोनिया है, तो यूरिया साइकिल तेज हो गया है। अब वो अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया सारा का सारा, 1 किलो का 1 किलो। अब पीछे अमोनिया तो नहीं रहा, यूरिया बन गया। अब यूरिया की मजीद ब्रेकडाउन तो जरूरी नहीं, उसने तो पेशाब के जरिए यूरिन के जरिए बाहर निकल जाना है। तो अब जब जरूरत नहीं, तो इधर फीडबैक मैकेनिज्म का अमल होगा और यूरिया साइकिल को स्टॉप कर देगा। अब समझ चल गई कि फीडबैक मैकेनिज्म कहां होता है और ये कब जरूरी होता है। तो बस ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया है रोल ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट इन यूरिया साइकिल। दोबारा नैग के रोल की बात आ गई, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, इसका यूरिया साइकिल के अंदर रोल आ गया कि इसका क्या रोल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो NAG है ना, नैग, ये क्या करता है, ये CPS1 कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। और जब कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 एक्टिवेट होता है, तो वो पहला स्टेप जो है यूरिया साइकिल के अंदर वो कंटिन्यू करता है कार्ब अमाइल फास्फेट बनाने के लिए। तो इस तरीके से यूरिया साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो जाता है और आगे स्टेप बढ़ते जाते हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। तो ये इजी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। स्टूडेंट ये जो हाउ डज नैग रेगुलेट CPS1, इस क्वेश्चन के नीचे लाइन है ना, इसको पढ़ें। नैग इज एन एक्टिवेटर, नैग जो है ये एक एक्टिवेटर है, एंड इट एक्ट्स एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। अब स्टूडेंट इधर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एक टर्म आ गई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, स्टूडेंट जिसके साथ एलोस्टेरिक वर्ड यूज हो जाए ना, तो आपने उधर याद रखना है कि इसके अंदर ये जो एक्टिवेटर है इसने टर्न ऑन करना है एंजाइम को। मेरी बात पे गौर करना है। जो नैग है ना, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, ये CPS1 को टर्न ऑन करता है, टर्न ऑफ नहीं करता। और ये जो नैग है ना, ये तब जरूरत होती है जब अमोनिया की मकदार हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, अमोनिया की जो मकदार है वो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, तो उसका यूरिया के अंदर कन्वर्जन जरूरी हो जाएगा। और जब अमोनिया के अंदर कन्वर्जन जरूरी होगा, तो यूरिया साइकिल चलना जरूरी हो जाएगा। और यूरिया साइकिल जब चलना है, तो उसका पहला स्टेप ये है कि उसके अंदर कार्ब अमाइल फास्फेट बनना जरूरी है।
और कार्ब अमाइल फास्फेट बनने के लिए कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 जो है उस एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि ये जो नैग है ना, ये तब CPS1 को एक्टिवेट करता है जब अमोनिया की मकदार ज्यादा हो जाए। समझ चल गई। अब आगे पढ़ते हैं। CPS1 इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम्स फॉर द यूरिया साइकिल। अब इधर रेट लिमिटिंग एंजाइम भी आपको समझना जरूरी है। रेट लिमिटिंग एंजाइम, इधर स्टूडेंट रेट का मतलब है स्पीड, ठीक है। अब अगर हम रेट की जगह वर्ड स्पीड ही बोल लें, स्पीड लिमिटिंग एंजाइम, मतलब कि CPS1 जो है ना, ये कंट्रोल करता है इस बात को कि एंजाइम जो है वो कितनी तेजी से कंट्रोल करेगा यूरिया साइकिल को। हाउ फास्ट द यूरिया साइकिल प्रोसीड, मतलब कि यूरिया साइकिल कितनी तेजी से अमल करेगा, इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? CPS1। अगर CPS1 प्रॉपरली वर्क ना करे तो साइकिल जो है यूरिया साइकिल वो प्रोसीड नहीं कर सकता, वो प्रोसेस नहीं कर सकता एक्सेस नाइट्रोजन को, एंड अमोनिया बिल्टअप होगा हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर, और जो कि टॉक्सिक है, खतरनाक है, जहरीला है, हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। अब आगे कुछ बीमारियां भी हैं जो कि इस अमोनिया की अकुमुलेशन की वजह से होती हैं, तो चलें उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इधर मतलब बीमारियां पढ़ने से पहले एक और स्टेप्स या एक और पॉइंट आ गया है कि स्टेप्स टू एक्टिवेट CPS1 यूजिंग नैग, मतलब कि CPS1 को नैग की मदद से एक्टिवेट तो हमने करना है या हमारी बॉडी ने करना है, लेकिन कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से वो एक्टिवेट करेगा CPS1 को। तो स्टूडेंट इसको याद करने से पहले ना, सबसे पहले आपने याद रखना है नैग जो वर्ड है ना, इसका जो पूरा नाम है ना उसके ऊपर गौर करना है। नैग का पूरा नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। स्टूडेंट जब ग्लूटामेट और एसिटाइल की बात आ गई ना, तो याद रखना है कि ग्लूटामेट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और एसिटाइल को एंजाइम ए ये इन्वॉल्व होगा। जब ग्लूटामेट एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिलेगा तो फिर नैग बनेगा, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। जब नैग बन जाएगा तो ये नैग जो है वो CPS1 के साथ बाइंड करेगा, जुड़ेगा, अटैच होगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। और जो CPS1 है जब नैग की मदद से एक्टिवेट होगा तो यूरिया साइकिल रन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा कि अमोनिया जो है वो यूरिया के अंदर प्रोसीड होगा और हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट डिसऑर्डर्स की बात करें तो बीमारियों के अंदर मेरी सिर्फ ये बात सुन लें, बाकी सारा आपने खुद पढ़ना है और आपको समझ भी चल जानी है। स्टूडेंट यूरिया साइकिल से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स है ना, उसके अंदर अमोनिया की हमारी बॉडी के अंदर ज्यादती होगी तो फिर ही ये डिसऑर्डर्स आएंगी। ठीक है। कुछ कंडीशन जेनेटिक भी आ जाती हैं, विरासती भी आ जाती हैं, हमारी DNA के अंदर कुछ खामियां होती हैं जिसकी वजह से ये यूरिया साइकिल जो है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता, और ये फिर जेनेटिक है, विरासती बच्चों के अंदर भी चली जाती हैं बातें। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि यूरिया साइकिल से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी है। तो स्टूडेंट इसको याद रखने के लिए सिंपली ये है कि जितने भी स्टेप हमने पढ़े ना कि कैसे कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज से चलता चलता यूरिया साइकिल बनने तक का जो अमल था, 5 स्टेप्स थे, उनके अंदर जो जो हेडिंग थी ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, वो हेडिंग के नाम से ही इनकी मतलब के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। समझ चल गई। जैसे मिसाल के तौर पर पहली डिसऑर्डर जिसका नाम इधर लिखा है CPS1 डेफिशिएंसी। अब CPS1 क्या है? कार्ब अमाइलेज, कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 डेफिशिएंसी। एंजाइम जो है उसकी कमी की वजह से ये बीमारी बॉडी के अंदर आएगी।
यूरिया साइकिल के प्रोसेस के अंदर जब CPS1 एंजाइम ही इन्वॉल्व नहीं होगा या उसकी कमी हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा, तो CPS1 डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से हाइपर अमोनीमिया हाइपर एमोनीमिया या अमोनीमिया जो भी है, ये बीमारी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया की मकदार जो है वो बढ़ जाएगी। और इससे अमोनिया जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और जिसके अंदर अमोनिया की मकदार ज़्यादा होगी उसके अंदर कुछ सिम्टम्स शो होंगी, जैसे कि वोमिटिंग होगी, उसके बाद लेथर्जी होगी, सीयर्स होगा। अगर इसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से ना हुई तो इंसान कोमा में भी जा सकता है और कभी कभार डेथ भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज डेफिशिएंसी। अब ये ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज है ना, ये भी एंजाइम है। ठीक है। अब इसकी कमी की वजह से भी वही बातें होनी है कि अमोनिया की मकदार बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं खराबी जहां भी आई ना, बढ़नी अमाउंट जो है वो अमोनिया की है हमारी बॉडी के अंदर, और अमोनिया जो है वो खतरनाक है बॉडी के लिए। तो जब अमोनिया की मकदार हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाए ना, तो वोमिटिंग होना, इसकी सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले वोमिटिंग शो होना शुरू हो जाती है, मतलब कि वोमिटिंग इंसान को बार बार होगी। उसके बाद लेथर्जी, कंफ्यूजन इंसान को रहेगी, समटाइम्स कोमा के अंदर चला जाएगा। अब स्टूडेंट, मेरे वालिद जो थे ना, उनको हेपाटाइटिस सी था, और 1 साल से ऊपर उनका डेथ हो गई, डेथ को हो गए हैं। 2023 के अंदर उनकी डेथ हुई थी, नवंबर के अंदर, 4 नवंबर 2023 के अंदर मेरे वालिद की डेथ हुई थी हेपाटाइटिस सी की वजह से। और हेपाटाइटिस सी जो है ना, इसके अंदर लीवर के ऊपर ही अटैक होता है। ठीक है। ये कुछ और बीमार कुछ और वजह से हुई थी हेपाटाइटिस सी। ठीक है। लीवर जो था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर यूरिया साइकिल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बिगड़ गया, या अगर कोई कमी पेशी आ गई, तो लीवर जो है वो डैमेज आपका हो जाएगा। ठीक है। लिहाजा अगर आप अपनी खुराक के अंदर प्रोटीनेशियस फूड ज्यादा रखते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसके साथ पानी की मकदार को बढ़ा दें। ठीक है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे तो उतना ज्यादा जो है वो बैलेंस हो जाएगा प्रोटीन। जब ब्रेक डाउन होगी, अमोनिया के अंदर आएगी बात जब अमोनिया तक, तो जब आप साथ में पानी की मकदार ज्यादा करेंगे ना, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, विरासती है, तो वो फिर आगे आता रहता है। ठीक है। विरासती चीजें जो है वो आ जाती हैं इंसान के अंदर। लिहाजा मैं आपको जो बात बताना चाहता था वो यही है कि इसके अंदर यूरिया साइकिल के अंदर जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं ना, वो उन्हीं स्टेप्स के ऊपर इनके नेम्स हैं। जो स्टेप कार्ब अमाइल फास्फेट से बनते बनते यूरिया तक आए थे ना, 5 स्टेप, जिनमें से पहले 2 स्टेप लीवर के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली के अंदर होते हैं, और 3 जो स्टेप हैं वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं, इन्हीं के नाम से डेफिशिएंसीज होंगी, इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी कमी होगी, और एंजाइम्स की कमी की वजह से अमोनिया की ब्रेकडाउन नहीं होगी और वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और यूरिया के अंदर कन्वर्ट ना हुआ तो वो यूरिन की मदद से बाहर एलिमिनेट नहीं होगा, और इस वजह से अकुमुलेशन होगी अमोनिया की हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा जो लीवर है वो डैमेज हो जाएगा, और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाएगी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किसी को ऐसी बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोशिश तो हमारे हाथों में ही है ना। ठीक है। जो कि अल्लाह ताला ने हमें कोशिश करने की हिम्मत दी हुई है, तो हम जहां तक कोशिश कर सकते हैं, चाहे हम इसका इलाज ढूंढें, चाहे हम अपने अंदर खुराक जो है वो उसकी अगर कमी पेशी है, या हम अच्छी खुराक नहीं ले रहे, तो उसको बदल के हम अच्छी खुराक की तरफ आ सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक था। अब आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कुछ। जाहिर सी बात है, जब नौबत ज्यादा खतरनाक हद तक पहुंच जाए तो फिर डॉक्टर्स के पास जाना भी जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी है बॉडी के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि लो प्रोटीन डाइट ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन कम हो। ठीक है।
अमोनिया स्कैवेंजिंग ड्रग्स हैं। जब थोड़ी सी बॉडी के अंदर अमोनिया की एक्सेस की वजह से कुछ नुकसान ज़्यादा हो जाए, तो कुछ दवाएं या ड्रग्स ऐसी हम ले सकते हैं जिसकी वजह से उसको मतलब कि अमोनिया को इलिमिनेट किया जा सकता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है या फिनाइल ब्यूटाइरेट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर बहुत हद तक मतलब कि लिवर फेल हो चुका है, अब कोई चारा नहीं, तो लिवर ट्रांसप्लांट ऑप्शन रह जाता है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर तब्दीलियां लेके आएं कि अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे कि किसी का लिवर ट्रांसप्लांट तक नौबत पहुंचे। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल तक बात जा पहुंचती है। इंसान के पास फिर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो अल्लाह माफ़ करे इतनी दूर तक नौबत ना जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का ये जो लेक्चर है ये आपको समझ चल गई होगी। अगर ये लेक्चर आपको समझ चला, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। इससे ये है कि दूसरों तक जो कि मेरे चैनल को नहीं जानते उन तक भी जो लेक्चर्स की वीडियो हैं वो पहुंच जाती हैं और उनको भी मतलब लेक्चर जो है उस वो सुनना जो है उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कोरी साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।